सुप्रभात बच्चों। हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 5 नन्हा फनकार, इस विषय के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है नन्हा फनकार। फनकार का मतलब होता है कलाकार। तो एक जो नन्हा बच्चा था उसकी कलाकारी के बारे में इस पाठ में दिया हुआ है। सबसे पहले छात्रों, आपको यहाँ पर चित्र नजर आ रहा है। एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी कलाकारी यहाँ पर बता रहा है। यह बच्चा क्या करते हुए नजर आ रहा है हमें? यह बच्चा, उसके आजू बाजू देखो, यहाँ पर बहुत सारी घंटियाँ हैं। उन घंटियों में वह हथौड़े की नोक से क्या कर रहा है? तो उसमें नक्काशी काम कर रहा है, मतलब डिजाइन बना रहा है। तो यह बच्चा कलाकारी इसमें पेश कर रहा है। तो आइए छात्रों, हम इस पाठ में इस बच्चे के कलाकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। एक लड़का था जो चौकोर मतलब चौकोन आकार का एक लाल पत्थर था, उसके पास वह बैठ गया और तभी जल्दी जल्दी उसने प्रार्थना बुदबुदाई मतलब धीरे धीरे उसने कुछ प्रार्थना कही और छेनी हथौड़ा उठाकर वह अपने काम में जुट गया। आपको यहाँ पर चित्र में उसके हाथ में जो चीज नजर आ रही है छात्रों, उसे हम छेनी हथौड़ा कहते हैं। छेनी हथौड़ा जो हम कोई काम करते समय या पत्थर को तोड़ते समय हम जो चीज यूज करते हैं उसे हम छेनी हथौड़ा ऐसा कहते हैं। तो वह बच्चा छेनी हथौड़ा लेकर अपने काम में जुट गया, मतलब लग गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। कुछ दिन पहले इस बच्चे ने उसी पत्थर पर घंटियों की कतारें मतलब लाइन, जो घंटियों की कतारें होती है, और कड़ियाँ मतलब लोहे की चीज़ें से बनी हुई जो कड़ियाँ होती है, उसे उकेरना शुरू किया। उकेरना का मतलब होता है उतारना शुरू किया, मतलब उस पत्थर पर घंटियों की कतारें लगी हुई थी, उसी घंटियों की कतारों को और कड़ियों को उसने उतारना शुरू किया। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। अब जब उसने उन घंटियों को नीचे उतारा, उसमें से एक अधूरी घंटी थी। अधूरी घंटी मतलब वह घंटी जो थी जिसे उस घंटी को वह बनाना चाह रहा था, वह घंटी अभी पूरी नहीं हुई थी, उसका काम अभी बाकी था। तो उसी घंटी पर उसने छेनी की नोक मतलब यहाँ पर देखो, ये जो है उसके हाथ में वह छेनी है और उसकी नोक जो है उस घंटी पर उसने टिकाकर सावधानी पूर्वक हथौड़े से उस छेनी पर मारकर वह घंटी पर क्या करने लगा? नक्काशी बनाने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। अब जैसे ही उस छेनी पर वह हथौड़ा मारता, उस छेनी की जो नोक थी, वह छेनी की नोक उस घंटी पर क्या होती थी? गिर जाती थी, उस घंटी पर वह चिर जाती थी और वैसे ही वह आंखें सिकोड़ लेता था मतलब छोटी कर लेता था। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। अब वह जब काम करता था तो वह काम के साथ साथ कुछ गुनगुनाता भी था। गुनगुनाता मतलब मन ही मन धीरे आवाज में कुछ गाना गाता था। उसके चारों ओर संगतराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। यहाँ पर शब्द आया हुआ है संगतराश, जिसका मतलब है साथ में काम करने वाला। मतलब कि उस लड़के के साथ जो दूसरे और भी जो काम करने वाले थे, वे भी अपने काम में डूबे हुए थे। बच्चों, जब हम काम करते हैं, जब हम मन से काम करते हैं, तो हम उस काम में बहुत खो जाते हैं, बहुत डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह काम हम बहुत मन से करते हैं। और यहाँ पर वह बच्चा भी जो काम कर रहा है, वह बहुत लगाव से कर रहा है। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। ये जो बच्चा है, इस बच्चे का नाम है केशव और ये जो काम है अभी सीख ही रहा था।
पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। उसके पिताजी भी यही काम करते थे। उसके पिताजी जब काम करते थे तो उसे अपने पास बिठाकर उसे सिखाते थे कि किस तरह सीधी लकीर निकालना है, किस तरह घुमावदार डिज़ाइन निकालना है, और वह जब एक बार देखता था तो वह सीख जाता था। तो ऐसा अपने पिताजी के साथ रह रहकर सीधी लकीर कैसे करना है, उसके बाद घुमावदार मतलब अगर गोल डिज़ाइन बनाना है तो वह कैसे उतारना है, वह बहुत अच्छी तरीके से सीखने लगा। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। उसने बहुत सारे नक्काशी काम किए थे। पत्थर पर नक्काशी करना या किसी दीवार पर नक्काशी करना वह बहुत आसानी से करता था, पर सबसे मुश्किल काम तो घंटी पर नक्काशी करना था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते थे। अब ये जो केशव था, इसके पिताजी ये काम में मतलब ये जो नक्काशी काम में बड़े माहिर थे, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से नक्काशी आती थी। तो ये जो केशव था, इसे एक दिन ज़रूर पता था कि वह ये सारी बातें एक दिन बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। जैसे बारीक जालियाँ होती है जो हम बारीक बारीक उकेरते हैं, उसके बाद महीन नफीस बेल बूटे वाले, यहाँ पर एक शब्द आया है महीन नफीस, इसका मतलब है बारीक मतलब पतला, और महीन नफीस का मतलब होता है सुंदर निर्मल। तो सुंदर निर्मल जो है बेल बूटे कैसे बनाना है, फिर कमल के फूल कैसे उकेरना है, लहराते हुए सांप कैसे उकेरना है, इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये जो भी उकेरने वाली चीज़ें हैं ये एक दिन वह जरूर सीखेगा। उसे खुद पर बहुत विश्वास था। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। अब इसके पैदा होने से पहले ही इसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे, मतलब कि वह सबसे पहले गुजरात रहते थे और फिर आगरा आकर वहीं पर बस गए। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। अब बादशाह अकबर ये तो आगरा के थे, तो बादशाह अकबर उस समय क्या करने वाले थे, वे आगरे में जो किला था वह बनवा रहे थे, और केशव के पिता को यही काम मिल गया। जब बादशाह अकबर आगरा का किला बनवा रहे थे, उसी समय केशव के पिता को आगरा बनवाने का काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। अब उसके माता पिता आगरा बस गए, तो इस केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ। उसे गुजरात का जो पुश्तैनी गांव था वहां पर कभी जाने का मौका ही नहीं मिला, मतलब वह उस गांव में कभी गया ही नहीं। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। उसे आगरा के बारे में ही सारी चीज़ें पता थी, क्योंकि वो आगरा में ही रहता था और आगरा के बारे में उसे बहुत अच्छी तरीके से जानकारी थी। चारों ओर हो रही छैनी हथौड़ों की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। अब ये जो केशव था, ये बचपन से यही आवाज़ें सुनता रहा। छैनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़, उसके आवाज़ों के बीच ही केशव रहता था। उसे कदमों की कभी आहट सुनाई ही नहीं दी। आहट मतलब कदमों की आवाज़ें। इसीलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? और एक दिन जैसे ही उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, वह चौंक गया। माशाअल्लाह, और क्या कहने लगा? माशाअल्लाह, ये मुस्लिम वर्ड है। तो वो कहने लगा, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, क्या तुमने खुद बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा।
अब जैसे ही उसे ये सवाल किया गया कि वाह कितनी सुंदर घंटियां है, क्या तुमने बनाई है, तो वह पीछे मुड़कर उसने देखा तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। अब जब केशव से यह प्रश्न पूछा गया कि ये घंटियां तुमने बनाई हैं, तब केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तल्खी का मतलब है कड़वापन, मतलब कि बड़ी जोर की आवाज से उन्होंने जवाब दिया कि क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, मैं पत्थरों पर नक्काशी कर रहा हूँ। ये घंटियां जो है बेशक मैंने ही बनाई है, और तुम्हें दिख नहीं रहा है ये जो पत्थर है ये मैं ही तराश रहा हूँ। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। अब जैसे ही केशव ने उसे इतने बड़ी आवाज में इतने कटुता से उसे उत्तर दिया, पर उस आदमी ने उसे बड़े प्यार से जवाब दिया कि अरे मुझे दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, और तुम्हारे आयु के अनुसार, तुम्हारी उम्र के अनुसार ये काम बहुत बड़ा है। ऐसा उन्होंने हंसते हुए कहा। मैं 10 साल का हूँ। केशव उस आदमी से कहने लगा, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब जब केशव ने कहा कि मैं 10 साल का हूँ, तब उस आदमी ने कहा कि अच्छा 10 साल के हो, तो उन्हें लगा कि 10 साल मतलब कोई छोटा नहीं। उसने कहा कि मैं जब 13 साल की उम्र का था तब मैंने भी एक लड़ाई में हिस्सा लिया था, मतलब 13 साल की उम्र में उस आदमी ने लड़ाई की थी। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के से ऊपर। कद मंझौला था। वह सफ़ेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। अब जब केशव ने उस आदमी को बड़ी अच्छी तरीके से निहारा, तब उसकी जो उम्र थी, उस आदमी की जो उम्र थी वो करीबन 30 के ऊपर रही होगी। और कद कैसा था? मंझोला। मंझोला का मतलब मीडियम साइज का उसका कद था। और उसका जो अंगरखा था, अंगरखा मतलब उसने जो कपड़े पहने थे, जो पोशाक होता है, जो कुर्ता होता है, वह सफ़ेद रंग का पहना था। और पाजामा जो था वो उसने सफ़ेद रंग का पहना हुआ था। और उसके बाल कैसे थे? उसके बाल लंबे और गहरे लाल रंग की पगड़ी उसके सिर के ऊपर उसने पहनी हुई थी। यहाँ पर देखो, इस चित्र में आपको नज़र आ रहा है, जब उस केशव ने पीछे पलटकर उस आदमी को देखा तब उसके शारीरिक का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। उसने देखो यहाँ पर लाल रंग की पगड़ी पहनी है और सफ़ेद रंग का कुर्ता पहना हुआ है। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। अब जब केशव ने उसे अच्छी तरीके से निहारा, तब केशव मन ही मन सोचने लगा कि यह आदमी तो बहुत बड़ा आदमी लगता है। उसने उस आदमी के गले में पड़ी बड़ी बड़ी मोतियों की माला और उंगलियों के अंगूठियों को देखकर उसने ऐसा सोचा कि यह आदमी मुझे कोई बड़ा आदमी नजर आता है। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, ओठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूंछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। अब केशव उसके शरीर को बहुत अच्छी तरीके से निहार रहा था। उसी समय आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए केशव से कहा कि इस लड़ी में अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। केशव जवाब देने ही वाला था कि उतने में उसे किसी के तेज दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाफते हुए उसने कहा। मतलब कि वो जो दौड़ने वाला व्यक्ति वो और कोई नहीं बल्कि महल का पहरेदार था।
जैसे ही वो दौड़ते हुए आया, उसने उस आदमी से कहा, हुजूर मुझे माफ़ करें, आप यहाँ आने वाले थे, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। और दौड़ते दौड़ते आने के बाद वह हांफने लगा, मतलब उसकी सांस फूलने लगी। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूरे आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। अब जब वो हांफते हुए जो पहरेदार आया, उसने मुड़कर किसके तरफ देखा? उस केशव के तरफ देखा और घूरते हुए बोला, घूरते हुए मतलब गौर से देखते हुए बोला कि तुझे पता नहीं, खड़ा हो बेवकूफ़, हुजूरे आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? ज़रूरत मतलब हिम्मत, तूने इन हुजूर के सामने बैठने की हिम्मत कैसे की? झुककर सलाम करो उन्हें। ऐसा वह पहरेदार केशव से कहने लगा। अब केशव का माथा ठनका। माथा ठनका मतलब केशव को उस पहरेदार पर गुस्सा आया। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? अब जैसे ही उस पहरेदार ने केशव से कहा, केशव को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था और उसने मन ही मन सोचा कि कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। खरगोश की सी कातर नज़रों मतलब आपको पता है बच्चों की खरगोश की जो नज़र होती है वह कैसी छोटी होती है ना? तो जब केशव को पता चला कि ये बादशाह अकबर है, वैसे ही उसने छोटी नज़रों से अकबर को देखा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा। खींचकर मतलब उन्होंने बड़ी जोर से आवाज़ करते हुए पहरेदार को इशारा किया और कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो पता चल गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। अब जैसे ही बादशाह अकबर ने अपने पहरेदार से कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो, हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो समझ गया, पर केशव असमंजस में था, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या करना चाहिए। वापिस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। मतलब वह यह सोच में पड़ गया कि मैं वापस अपना नक्काशी काम शुरू करूं या बादशाह ने जब तक हुक्म ना दिया हो तब तक मैं उसी इंतजार में यहाँ पर खड़ा रहूं। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, क्योंकि उसे पहले पता ही नहीं था कि मेरे सामने जो खड़े हैं, मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, वे बादशाह अकबर है। जैसे ही उसे पता चला, तब से उसका दिल अभी तक धक धक कर रहा था, क्योंकि उसके सामने कौन खड़े थे? तो बादशाह अकबर खड़े थे। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही बादशाह अकबर उसे प्यार से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, उसका जो डर था वह अभी धीरे धीरे कम हो चुका था। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज से पूछा। केशव, उसने नपा-तुला जवाब दिया। जैसे ही बादशाह अकबर ने बड़े प्यार से उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, वैसे ही केशव ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, केशव। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। अब जैसे ही बादशाह अकबर ने केशव से पूछा कि क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे, तो केशव ने बड़ी उलझन में आकर तुरंत सिर हिला दिया। सिर हिला दिया मतलब उसने हाँ कह दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। अब जब केशव बादशाह अकबर को नक्काशी काम सिखाएगा, तो एक हथौड़ी और छेनी उसके हाथ में चाहिए और एक हथौड़ी और छेनी बादशाह अकबर के हाथ में चाहिए। तो उससे हथौड़े और छेनी का भी तो इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। वह तुरंत फुर्ती से मतलब उत्साहत से भागता हुआ अपने पिताजी के पास गया और उसके पिताजी की जो हथौड़ा और छेनी थी वह उठाकर वह तुरंत भागा भागा बादशाह अकबर के पास चला आया।
दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। अब जैसे ही वह केशव हथौड़ी और छैने लेकर आया, अकबर जो थे वह दोस्ताना अंदाज में, मतलब ऐसे मानो जैसे केशव उनका दोस्त था, और उसी अंदाज में वह जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए उन्होंने केशव से कहा कि बताओ बेटा, अब मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? केशव संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखने लगे। संदेह भरी नज़रों से मतलब वह थोड़ी उलझन में था और वह अकबर से कहने लगा, हुजूर, क्या आप यह सब काम करेंगे जो काम मैं कर रहा हूँ? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। बादशाह अकबर कहने लगे कि मुझ पर खुद पर विश्वास है कि तुम जो काम मुझे सिखाओगे वह काम मैं आसानी से सीख लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। अब जैसे ही बादशाह अकबर कहने लगे कि अरे, मुझे विश्वास है कि मैं यह काम बहुत जल्दी सीख जाऊंगा, वैसे ही केशव कहने लगा कि नहीं नहीं महाराज, मेरा ये कहना का मतलब नहीं था, पर आप तो इतने बड़े बादशाह हैं और इतना छोटा काम आप करोगे, यह ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? तब अकबर हंसकर कहने लगे कि अरे, पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। डलिया ढोने में मतलब मैंने एक डलिया जो मिट्टी से भरी हुई थी वह उठाने में मैंने किसी की मदद की थी। तो यह काम क्या उससे भी मुश्किल है? क्या मैं यह काम नहीं कर सकता? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छैनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। केशव थोड़ा असमंजस में पड़ गया कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि अकबर को यह सारी चीज़ें सिखाना उसके बस की बात नहीं थी। पर फिर भी वह छैनी पकड़ के बादशाह अकबर को सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अब केशव के पिताजी केशव को जिस तरीके से सिखाते थे उसी तरीके से केशव भी बादशाह अकबर को सिखाने लगे। बड़ी गंभीरता से केशव कहने लगा कि देखिए, इन लकीरों को बड़ी ध्यान से तराशना है। केशव ने क्या किया था? केशव ने कोयले से उस पत्थर के टुकड़े पर लकीरें खींचकर बादशाह अकबर से कहने लगा कि इन लकीरों को बड़ी ध्यान से देखना है। और अकबर ने क्या किया? बड़े ध्यान से उन लकीरों को देखकर पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया। पर इतने जोर से वार किया कि वह कटाव बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखी, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। जैसे ही बादशाह अकबर ने जोर से हथौड़े से वार किया, जो कटाव था वो बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। वैसे ही तुरंत केशव बादशाह अकबर से कहने लगा, अरे अरे, ऐसे नहीं, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है। उसने करके दिखाया और फिर वो बादशाह अकबर से कहने लगा कि जैसे ही तुम हथौड़ा मारोगे वो किरचे जो है उड़कर अपनी आंखों में चली जाएंगी, इसीलिए अपनी आंखें थोड़ी सी हमें मीच कर रखना है, मतलब हमें हमारी आंखें थोड़ी छोटी करना है। यह सुनकर अकबर मुस्कुराए और उसे कहने लगे, जी हुजूर, क्योंकि केशव भी उनका हुजूर था, क्योंकि केशव उन्हें सिखा रहा था। आगे,
जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। अब बादशाह अकबर जो थे वे केशव के साथ दोस्तियाना अंदाज में उससे बात करते थे। वे ऐसा उसके साथ बर्ताव करने लगे मानो वह उसके दोस्त हो। और केशव भी थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि उसके साथ जो व्यक्ति है वह व्यक्ति हिंदुस्तान के बहुत बड़े बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। अब ये जो केशव था इसे बादशाह अकबर को यह सब नक्काशी काम सिखाने में उसे बड़ा मज़ा आता। जैसे ही बादशाह से चूक हो जाती, जैसे ही बादशाह से गलती हो जाती, केशव तुरंत उस गलतियों पर सुधारने की कोशिश करता। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अब जब बादशाह अकबर नक्काशी काम करने का प्रयत्न करते तो काम करते करते वह उस केशव से पूछ बैठते, केशव ये सही नहीं किया है क्या? तो केशव तुरंत सिर हिलाकर कहता कि नहीं। मतलब वह अपना सिर हिलाकर क्या दर्शाता था? असहमति दर्शाता था। मतलब कि आपने जो काम किया है वह सही नहीं किया है। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अब केशव फिर क्या करता? जैसे ही बादशाह अकबर से कोई गलत काम होता, केशव फिर से उन्हें सिखाने के लिए खुद वह काम करने के लिए बैठ जाता और फिर अकबर इत्मीनान से बैठकर केशव के काम की ओर देखने लगते। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगत राश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। जब बादशाह अकबर और केशव ये दोनों काम करने में व्यस्त हो गए तब उन्हें उन कामों में इस बात का एहसास ही नहीं था कि उनके आजू बाजू जो संगत राश है, मतलब कि केशव के जो दोस्त है जो उसके साथ काम कर रहे थे, वे केशव और बादशाह अकबर दोनों को बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। बादशाह अकबर जब केशव के काम करने के तरीके को देख रहे थे तब उन्होंने आजमाया कि केशव जो काम कर रहा है वह उसमें अपने दिमाग से भी कुछ जोड़ रहा है। मतलब कि वो जब उसमें डिज़ाइन करता था तो अपने दिमाग से डिज़ाइन कुछ और ही बनाता था और वह डिज़ाइन जब बनाता था तब वह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। अब ये जो केशव था ये जो भी काम करता था, इस काम के अंदाज को देखकर बादशाह अकबर ने धीमे से केशव से कहा कि केशव देखना, तुम एक दिन बड़े फनकार बनोगे। फनकार का मतलब तुम बहुत बड़े कलाकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। बादशाह अकबर केशव से कहने लगे कि हो सकता है एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। अब जब केशव ने पूछा कारखाना? कैसा कारखाना? तब बादशाह अकबर कहने लगे कि बस मैं जो ये महल बनवा रहा हूँ, ये महल एक बार बन जाए तब आगरा से आकर लोग यहाँ रहने लगेंगे और तब मैं इसमें कारखाना बनवाऊंगा और उन कारखानों में सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। मतलब जो प्रसिद्ध कलाकार है और जो प्रसिद्ध शिल्पकार है वही इस कारखाने में काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगत राश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। बादशाह अकबर उस बच्चे से कहने लगे कि जितने भी चित्र बनाने वाले कलाकार हैं
गलीचों को बुनने वाले कलाकार हैं, जो तुम्हारे साथ काम करने वाले संगतराश है, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले जितने भी शिल्पकार हैं, ये प्रसिद्ध कलाकार सब मेरे कारखाने में काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा, मतलब केशव खुश हुआ। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। मतलब केशव उस कारखाने में काम करने की इच्छा प्रकट कर रहा था। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। अब अकबर का समय हुआ। अकबर उठ खड़े हुए और प्यार से केशव के कंधे पर थपथपाया और उससे कहने लगे, बेटा तुम अपना काम जारी रखो, मतलब कि अपना काम करते रहो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। जितने समय तक बादशाह अकबर केशव के साथ थे, केशव बहुत खुश था। और फिर जाते समय केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या हुजूर आप दोबारा आओगे? मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। केशव बहुत खुश था। उसे यह भी महसूस नहीं हुआ कि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वह इस हिंदुस्तान के बहुत बड़े बादशाह हैं। वह पूरे संगत राशों से अपने बारे में और बादशाह के बारे में बताते रहा। वह यह बताने लगा कि बादशाह के साथ दिन भर मैंने क्या किया और मेरी और उनके बीच क्या बातें हुई। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। अब रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बच्चों देखो, जब हम बहुत थक जाते हैं तो हमें तुरंत रात को नींद आती है, क्योंकि हम बहुत थक जाते हैं, है ना। और थकने के कारण हमें नींद भी जल्दी आती है। पर केशव थका हुआ था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार बादशाह अकबर की बातें ही सुनाई आती थी। उसे बादशाह अकबर की बात बार बार याद आती थी। तो थोड़ी देर के बाद धीरे से केशव अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता तो जगे थे। तुरंत ही पिता ने मुस्कुराकर कहा कि अरे केशव, तुम तो इतनी छोटी उम्र में ही इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला। जैसे ही उसके पिताजी ने उससे कहा कि तुम तो इतनी कम उम्र में प्रसिद्ध हो गए हो, तब केशव अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी आपको पता है बादशाह सलामत ने मुझसे क्या कहा कि एक दिन तुम बहुत बड़े कलाकार बनोगे। हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही। तब केशव क्या कहने लगा कि हमारे जो बादशाह है वह बहुत ही नेक इंसान है, मतलब अच्छे दिल के इंसान है। तब पिताजी ने कहा, बिल्कुल सही। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? थोड़ी देर केशव सोचता रहा और केशव ने अपने पिताजी से पूछा, बाबा आगरा में बादशाह के पास तो बहुत सारे खूबसूरत महल हैं, फिर बादशाह अकबर सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। थोड़ी देर पिताजी याद करते रहे और फिर उन्होंने केशव से बताया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होगी। अब पिताजी ने केशव से कहा कि बेटा, बादशाह का जो आगरा है वो बहुत सुंदर शहर है, क्योंकि उस आगरा शहर में उनके बहुत सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। पर उन्होंने सीकरी में जो नया शहर बनवाने के बारे में सोचा है, उसके पीछे एक खास कारण है। तब पिताजी आगे कहने लगे कि बादशाह अकबर को कोई संतान नहीं थी, ऐसा मैंने सुना है।
इस वजह से बादशाह अकबर बहुत परेशान रहते थे। तब बादशाह अकबर कहाँ गए? साधु संतों और फकीरों के पास गए। तो भटकते भटकते वे ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास गए। तब उन्हें बताया गया कि तुम्हें एक नहीं 3 संतानें होगी। ऐसा बादशाह अकबर को ख्वाजा सलीम ने कहा। शाहजहां, सलीम, मुराद और दनियाल, केशव ने चहकते हुए कहा। केशव ने तुरंत कहा, शाहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। तो पिताजी कहने लगे कि हाँ बेटा, बिल्कुल सही। और बादशाह ने तभी फैसला किया कि ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नया शहर बनवाया जाए, क्योंकि ख्वाजा सलीम के कहने पर ही उन्हें 3 संतानें हुई। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। तभी उसके पिताजी उससे कहने लगे, अच्छा अब मेरी समझ में आया, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। तब पिताजी कहने लगे कि हाँ बेटा, और यही कारण है कि हम यहाँ पर नए शहर के लिए अच्छे अच्छे नए पत्थरों को हम तराश रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं। केशव उम्मीदी आवाज में बोला। हम कहते हैं ना कभी कभी जब हमारी मम्मी या पिताजी हमें कुछ बात बताते हैं तो हम कैसा कहते हैं, उसी तरह केशव ने अपने पिताजी से करके कहा। पिताजी ने देखा उनका लाडला बेटा सो गया, मतलब कि पिताजी यहाँ अपनी बातें बता रहे थे और उधर केशव पूरी तरीके से नींद में था, और वो जो केशव था वह उनकी पिताजी की बातें सुनते सुनते वह सो गया। तो इस पाठ में हमने बादशाह अकबर के अच्छेपन के बारे में हमने यहाँ पर देखा है, और केशव जो इतनी अच्छी तरीके से नक्काशी कर रहा था और वह बड़ा होकर एक कलाकार बन गया। तो इस पाठ में हमने कलाकारी के बारे में और बादशाह अकबर के इंसानियत के बारे में हमने यहाँ पढ़ा है। तो इस तरीके से हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है।